Hello everyone. Now the next section that we are going to see is 80JJA. अब ये जो सेक्शन है बहुत ही चिल्लर है और एग्जाम में आता भी नहीं है कभी, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि शहर का जो कचरा होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसको कलेक्ट करके फिर उसको ट्रीट करो, उससे खाद बनाओ या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो या कुछ भी ऐसे काम मिलो। तो अगर आप ये काम करते हो और उससे आपको प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट का 100% डिडक्शन अवेलेबल है फॉर 5 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स। तो ऐसा ही है, कचरा जमा करो, गोबर जमा करके गोबर गैस प्लांट लगाओ, ऐसा है बेसिकली। तो उसमें दिया देखो, एनी पर्सन engaged in the business of collecting and processing or treating of biodegradable waste for generating power or producing biofertilizers, biopesticides or other biological agents, or for producing biogas, gobar plant, or making pellets or briquettes for fuel or organic manure, यानी खाद वगैरह बनाओ और उसको बेचो। करोगे आप ये काम? करना है तो करो, तो उसमें आपको 100% प्रॉफिट का डिडक्शन मिलेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स। कहां से शुरू होंगे? फ्रॉम द ईयर इन विच यू कमेंस योर बिजनेस। तो पहले जो 5 साल है उसमें आपको डिडक्शन मिलेगा, फर्स्ट 5 ईयर्स। सिंपल है, 80JJA। फिर उसके बाद आता है 80JJAA। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आने के चांस हर बार ही रहते इसके, क्योंकि ये इंडस्ट्री बेस्ड डिडक्शन है, काम का है। तो देखो इसमें क्या है, किस असेसी को डिडक्शन मिलेगा? सबसे पहले, एनी असेसी टू होम सेक्शन 44AB अप्लाइज, यानी ऑडिट वाले जो लोग हैं, क्या बोलेंगे उसको, ऑडिटीज ही बोलते हैं ना ऑडिट वालों को। तो जिनको ऑडिट लगता है, लाइक फारूक आपको ऑडिट लगता है क्योंकि मेरा टर्नओवर जो है वो क्रॉस होता है ऑडिट लिमिट 44AB में, आपने पढ़ा था बिजनेस एड में। तो जो भी लोगों के टर्नओवर ज्यादा है और उनको इनकम टैक्स ऑडिट लगता है, उनको ये सेक्शन का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। असेसी कोई भी हो सकता है, इट कैन बी कंपनी, इट कैन बी इंडिविजुअल, इट कैन बी HUF, इट कैन बी पार्टनरशिप फर्म, कोई भी हो सकता है। डिडक्शन क्या है देखो, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, अंडरलाइन दिस, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। यानी बेसिकली ये सेक्शन का पर्पस जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो वहां लिखा ही है ना, देखो हेडिंग में, ये डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कमैन। तो ये एम्प्लॉय जनरेशन के लिए है कि आप नए नए एम्प्लॉयज एम्प्लॉय करो और हर साल नए नए एम्प्लॉयज एम्प्लॉय करो, तो उनको जो वेजेस आप पे करोगे उसका 30% एडिशनल डिडक्शन आपको मिल जाएगा। जो भी हम वेजेस पे करते हैं उसका 100% डिडक्शन तो बिजनेस एड में मिल ही जाएगा एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। उसके अलावा 100% टू बिजनेस एक्सपेंडिचर मिल ही जाएगा, उसके अलावा यानी उसके ऊपर 30% और डिडक्शन आपको मिलेगा। सो दैट इज द बेनिफिट दैट द गवर्नमेंट इज गिविंग टू यू फॉर एम्प्लॉइंग न्यू वर्कमैन। तो किस तरह से मिलेगा देखो, ये अपन एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट यानी क्या वो अपन डिस्कस करेंगे। तो दो डेफिनेशन इसमें देखना है, एक तो एडिशनल एम्प्लॉय यानी कौन, हु इज कॉल्ड एज एडिशनल एम्प्लॉय, और एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब क्या है। दोनों भी अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे अभी। तो यहां लिखा है, इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी ऑब्वियसली आपका बिजनेस होना चाहिए, इन द प्रीवियस ईयर फॉर 3 असेसमेंट ईयर्स, दिस डिडक्शन इज अलाउड फॉर 3 years, including the assessment year relevant to the previous year in which such employment is provided, यानी first provided। तो जब हम पहली बार एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करेंगे और इस सेक्शन में डिडक्शन लेंगे तो वो साल, और उसके बाद 2 साल हमको ये डिडक्शन मिलेगा, टोटल 3 years। कंडीशंस क्या है देखो, बिजनेस इज नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस। ये वही पुराने कंडीशंस वाला ही है, पुराने बिजनेस को स्प्लिट अप करके रिकंस्ट्रक्ट करके नहीं बनाओ, इट शुड बी अ न्यू बिजनेस, कहने का मतलब है। लेकिन उसका एक्सेप्शन भी वही आता है 33B वाला, पुराना बिजनेस जल गया तो अपन ने नया बनाए 3 साल के अंदर, तो उसको नया मानेंगे, वो तो ठीक है, अभी पुराने हो गए सब।
Secondly, the business is not acquired by assessee by way of transfer from any other person or as a result of business reorganization. यानी ऐसा नहीं कि किसी और का बिजनेस खरीद लिया और डिडक्शन क्लेम कर रहे, वो भी नहीं चलेगा. And assessee shall furnish along with the return of income a report of an accountant यानी chartered accountant as defined in explanation to section 288 यानी वो CA giving such particulars in the report as may be prescribed. तो वो पूरा रिपोर्ट लगता है CA का जिसमें एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट वगैरह सबका सर्टिफिकेशन रहता है कि कितना कॉस्ट इनकर किया है. तो देखो अब ये डेफिनेशन हम देखते हैं तो समझ में आएगा कि एक्चुअल डिडक्शन क्या है. तो पहला डेफिनेशन एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का दिया है. वैसे तो पहले एडिशनल एम्प्लॉय कौन वो देखना चाहिए, है ना, फिर कॉस्ट क्या है वो समझ में आएगा. तो लेट्स गो फर्दर. नेक्स्ट पेज पे आओ तो आपको एडिशनल एम्प्लॉय पहले मिलेगा. ये डेफिनेशन अपन पहले स्टडी करेंगे. ओके, तो वहां क्या दिया देखो, मीन्स एन एम्प्लॉय. Additional employee means an employee who has been employed during the previous year. Employed during the previous year का मतलब उसको employment हमने इस साल में दिया. Employed during the previous year यानी कि new employee, है ना, new employee. And whose employment has the effect of increasing the total number of employees employed by the employer. यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछले साल के एंड में तुम्हारे 2000 थे, इस साल के शुरू में हमने 1000 को निकाल दिए और फिर 400 का एम्प्लॉय किए, तो वो 400 जो एम्प्लॉय करोगे उसको न्यू एम्प्लॉयज मानेंगे क्या? नहीं, उसको एडिशनल एम्प्लॉयज नहीं मानेंगे. आप कहोगे अरे इनको तो मैंने नया एम्प्लॉयमेंट दिया ना. नहीं, अरे इससे ओवरऑल इंक्रीज थोड़ी हो रहा है. पिछले साल के एंड में तो तुम्हारे 2000 थे और पहले तुमने 1000 को निकाल दिया तो 1000 कम हो गया, 1000 पे आ गया. फिर 400 को एम्प्लॉय करोगे तो 1400 पे जाएंगे. तो टोटल एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज तो हो ही नहीं रहा ना. तो कहने का मतलब क्या है कि पुराने एम्प्लॉयज को निकाल देना और उसकी जगह नए एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करना, ये नहीं चलेगा. दिस इज नॉट अलाउड. उसका कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा. तो इसलिए पहला ही पॉइंट है कि एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब वो कि जो पिछले साल में जो हमारे एम्प्लॉयज थे उससे ज्यादा होने चाहिए, उसके ऊपर जाना चाहिए. एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब है the overall employment should increase. तो वो पॉइंट है. तो it should have the effect of increasing the total number of employees employed by the employer as on the last day of the preceding year. तो last day of preceding year से कंपेयर करेंगे. तो last day of preceding year पे 2000 थे, अभी तुम बोल रहे कि मैंने नए एम्प्लॉयज एम्प्लॉय किए लेकिन उससे 1400 हो रहा है. अरे ऐसे कैसे हो गया? तो वही होगा ना कि पुराने को निकाल दिया फिर थोड़े बहुत एम्प्लॉयज एम्प्लॉय किए, तो ये नहीं चलेगा. तो कम से कम ये 2000 के ऊपर तो जाना चाहिए. तो 2000 के ऊपर जो जाएंगे सिर्फ उनका डिडक्शन मिलेगा, उसके नीचे वालों का नहीं मिलेगा. बट डज नॉट इंक्लूड, तो नेगेटिव है फिर कि इनमें कौन कौन कवर नहीं होंगे. न्यू एम्प्लॉयज में यानी जो एलिजिबल है डिडक्शन के लिए उसमें कौन कौन नहीं आएंगे, यानी हु विल नॉट बी एलिजिबल. ठीक है, तो सबसे पहले है एम्प्लॉई हुज टोटल एमोल्यूमेंट्स यानी सैलरी बेसिकली आर मोर देन 25,000 पर मंथ. यानी जो बड़े एम्प्लॉइज है, 4 इंजीनियर्स को एम्प्लॉय किया मैंने 30,000 40,000 की सैलरी पे, उसका डिडक्शन मेरे को नहीं मिलेगा. तो बेसिकली डिडक्शन लेबर क्लास के लिए, जो लेबर होता है उनको एम्प्लॉयमेंट दो. जिनकी सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ से कम होगी उनको एम्प्लॉयमेंट देना है तो आपको डिडक्शन मिलेगा. समझ में आए? तो नए एम्प्लॉयज में वो एम्प्लॉयज काउंट नहीं होंगे जिनकी सैलरी 25,000 से ऊपर है. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट. तो ये सारे नेगेटिव है यहां, यानी कि नॉट एलिजिबल, ऐसे लिख दो, नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन. तो पहले वाले वो जिनकी सैलरी 25,000 से ऊपर है. दूसरा वो कि जिसका एंटायर कॉन्ट्रीब्यूशन इज पेड बाय गवर्नमेंट अंडर एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम नोटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट. एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होता है ना, तो अगर ऐसे एम्प्लॉयज है जिनका पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भरता है, तो वो एम्प्लॉयज भी क्वालिफाई नहीं होंगे.
इवन दो उनकी सैलरी 25,000 से कम है, लेकिन उनका अगर पूरा 100% कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भर रहा है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर, तो वो क्वालिफाई नहीं होंगे। यानी एम्प्लॉयर को भरना चाहिए, वो ना भर के गवर्नमेंट भर रहा है, तो गवर्नमेंट कहता है फिर एम्प्लॉयर को कि तुमको काय को डिडक्शन देंगे, नो डिडक्शन। अगर इनकम टैक्स में डिडक्शन चाहिए तो इनका पेंशन स्कीम का कॉन्ट्रीब्यूशन तुम भरो, ऐसा कहने का मतलब है। Thirdly, an employee employed for a period of less than 240 days during the previous year. अरे मर गए, ये भारी कंडीशन है और उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है 150 डेज इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल और फुटवेयर और लेदर बिजनेस। 3 बिजनेस में 150 डेज का क्लॉज है। अपैरल यानी रेडीमेड गारमेंट्स, फुटवेयर जूते वगैरह एंड लेदर बिजनेस, इनमें अगर 150 डेज एम्प्लॉय कर दिया है तो अच्छा है। बाकी में 240 डेज चाहिए। अब 240 डेज यानी अगर अपन 30 से डिवाइड करें, 240 डिवाइड बाई 30 तो अप्रोक्सीमेटली 8 महीने आते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि पहले 4 महीनों में एम्प्लॉयमेंट देना है, अप्रैल मई जून जुलाई। अगर ये पहले 4 महीनों में अपन ये नए वाले एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करेंगे तो जाकर के तो वो 240 दिन काम करेंगे ना बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो वो क्वालिफाई होंगे, तो उनके जो सैलरी हम पे करेंगे उसका डिडक्शन अपने को मिलेगा 30%। लेकिन अगर हमने एम्प्लॉयमेंट दिया बाद के महीनों में, लास्ट के 8 महीनों में अगर एम्प्लॉयमेंट दिया, अप्रैल में जून जुलाई में ना दे करके उधर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में दिया, तो फिर वो क्वालिफाई नहीं होंगे, है ना। तो ये कंडीशन थोड़ा सा रिग्रेसिव नेचर का है। इसका मतलब ये होगा कि आप अगले 8 लास्ट के जो 8 महीने में सपोज आप डिडक्शन के लिए एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, तो लास्ट के 8 महीने में तो उल्टा इफेक्ट हो जाएंगे ना कि आप एम्प्लॉयमेंट दोगे ही नहीं लोगों को। बेचारे भूखे मरे लोग आएंगे कि हमको भूख लग रही है, हमको खाने का दे दो, एम्प्लॉयमेंट हम करने को तैयार है। हम कहेंगे नहीं 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 अभी आओ, अगले साल आना अप्रैल में, तब हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो गवर्नमेंट ने जब ये एक्चुअली लास्ट ईयर तक ऐसे ही था, फिर उसमें एक अमेंडमेंट किया गवर्नमेंट ने इस साल, फाइनेंस एक्ट 2018 ने एक अमेंडमेंट उसमें लाया, क्योंकि देखो इसमें ये हो रहा था ना। और अगर जेन्युइनली भी देखो एक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई डिडक्शन लेने के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट थोड़ी देता है, अपन तो बिजनेस करने के लिए एम्प्लॉयमेंट देते हैं। सो इफ दिस इज माय प्रीवियस ईयर और ये पहले 4 महीने और ये बाकी के 8 महीने, तो यहां पर अगर मैंने 230 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, वही 25,000 से नीचे वाले, तो ये तो क्वालिफाई होंगे। इनको फिर साल भर की जो सैलरी में दूंगा उसका डिडक्शन मेरे को मिल जाएगा 30%। लेकिन यहां से यहां तक मैंने और 800 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। 800 पीपल आई एम्प्लॉयड फॉर सैलरी लेस देन 25,000, मगर ये जो लोग हैं इनका डिडक्शन मेरे को मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज दे हैव वर्कड फॉर लेस देन 240 डेज। सो इफ दे हैव वर्कड फॉर लेस देन 240 डेज देन दे डोंट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। अच्छा, यही 800 एम्प्लॉइज फिर अगले साल भी कंटिन्यू होंगे ना। एक बार एम्प्लॉयमेंट में आ गए तो परमानेंट है, अगले साल भी कंटिन्यू होंगे, तो अगले साल मेरे को इनका डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि अगले साल ये न्यू नहीं रहेंगे ना, ये तो पुराने हो जाएंगे। न्यू तो इस साल में थे, एम्प्लॉयमेंट तो इस साल में दिया था मैंने उनको, हायर तो इस साल में किया था, और क्योंकि 240 से कम था इसलिए डिडक्शन मिला नहीं, और अगले साल भी नहीं मिलेगा क्योंकि अगले साल वो न्यू नहीं रहेंगे ना, पुराने हो जाएंगे। तो वहां गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है। तो ये बहुत खराब लॉ था कि इंडस्ट्री को इसका डिडक्शन भी मिलना चाहिए ना। लेकिन अमेंडमेंट क्या किया उन्होंने, देखो इस साल में तो 240 डेज से कम है, या वो 4 इंडस्ट्री में 150 अपन लेते हैं, तो इस साल तो इनका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। नो डिडक्शन अलाउड फॉर द सैलरी पेड टू देम। लेकिन अगर ये लोग अगले साल कंटिन्यू होते हैं, if they continue in the next year and work for more than 240 days, ऐसा नहीं कि आपने जल्दी से निकाल दिया, उनको कंटिन्यू करते वो 240 दिन से ज्यादा, तो इनको यहां पर न्यूली एम्प्लॉयड माना जाएगा। ऐसा जब मानेंगे कि उनको अगले साल तुमने एम्प्लॉय किया, तो इसका मतलब कि यहां पर अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। तो इस साल में तो नहीं मिला, लेकिन ये 800 एम्प्लॉय को इस साल में एम्प्लॉय किया, ये मान करके
इनका डिडक्शन दे देंगे। आए समझ में? तो अगर कोई लोग हैं जैसे 230 पीपल है, डेज नहीं है, 230 पीपल वर्क फॉर मोर देन 240 डेज इन दिस फाइनेंशियल ईयर, इनका डिडक्शन तो इसी साल में मिल जाएगा, डिडक्शन अलाउड इसी साल में। लेकिन ये जो लोग हैं 800 लोग जो 240 डेज से कम काम किए इस साल एम्प्लॉय किया मैंने लेकिन कम काम किया, उसका कोई डिडक्शन इस साल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये लोग अगले साल कंटिन्यू होते हैं और अगले साल 240 डेज से ज्यादा काम कर लेते हैं या 150 डेज एज द केस में भी इन वो अपैरल वगैरह इंडस्ट्री, लेदर गुड्स, तो फिर अगले साल इनका डिडक्शन मिल जाएगा, एज इफ कि ये लोग अगले साल एम्प्लॉय हुए हैं ये मान करके। आया समझ में? तो ये देखो वहां दिया है, फिर प्रोविजो ऐड हुआ है। हाउएवर वेयर एन एम्प्लॉई इज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी इस साल, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 240 डेज और 150 डेज एज द केस में भी, ठीक है, लेस देन, but is employed for a period of more than 240 days or 150 days as the case may be in the immediately succeeding year, यानी वो कंटिन्यू रहता है और अगले साल उसका जो वर्किंग है वो 240 के ऊपर है या 150, then he shall be deemed to have been employed in the succeeding year, यानी कि next previous year, and the provisions of this section shall apply accordingly, यानी कि इन लोगों का जो सैलरी मैंने पे किया है उसका 30% डिडक्शन मेरे को अगले साल मिलेगा। इस साल तो नहीं मिलेगा क्योंकि इस साल 240 से कम है या 150 से, लेकिन अगले साल मिल जाएगा। कंडीशन यह है कि उनको निकालने का नहीं है अगले साल, उनको कंटिन्यू रखने का। तो आया समझ में ये पॉइंट भी? वेरी गुड। फिर अगला पॉइंट है कि एम्प्लॉई हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ऐसा कोई एम्प्लॉय है जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, यानी एम्प्लॉयर ने अकाउंट नहीं खोला उनका आरपीएफ में, ठीक है, तो फिर उसका सैलरी का कोई डिडक्शन अपने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर इमोल्यूमेंट्स का डेफिनेशन ये भी देख लो। इमोल्यूमेंट्स है ना सैलरी का 30% का डिडक्शन है ना, तो सैलरी का मतलब क्या है? Emolument means any sum paid or payable to an employee in lieu of his employment by whatever name called. Any sum paid or payable to an employee, यानी वही total salary paid, which can include basic salary, जो सैलरी हेड में अपन पढ़ते थे, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, अदर अलाउंसेस, पर्क्विसीट्स, सब आ जाएगा। But does not include, क्या इंक्लूड नहीं होगा? तो कॉन्ट्रीब्यूशन पेड और पेएबल बाय एम्प्लॉयर टू द पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड और अदर फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर के जो कॉन्ट्रीब्यूशन जाते हैं ना प्रोविडेंट फंड में, पेंशन फंड में, वो उसकी सैलरी में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर 2, लमसम पेमेंट पेएबल टू एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस और सुपर एन्युएशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट, जैसे वीआरएस कॉम्पनसेशन। तो लमसम पेमेंट्स जो होते हैं जैसे वीआरएस कॉम्पनसेशन हो गया, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन हो गया, ग्रेचुइटी हो गया, ये जो लमसम पेमेंट्स है ये हम सैलरी में काउंट नहीं करेंगे। सो सैलरी विल मीन द मंथली सैलरी, ठीक है, सच एज दिया ही है, सच एज ग्रेचुइटी, सेवरेंस पे, यानी निकालने का पैसा, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, उसको सेवरेंस पे भी कहते हैं, लीव एनकैशमेंट्स, वॉलंटरी रिट्रेंचमेंट बेनिफिट्स, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एंड लाइक, उसको हम नहीं लेंगे। ओके, जितने भी लमसम पेमेंट्स है उसको नहीं लेने का, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है अकाउंट्स में वो भी नहीं लेने का, बाकी सब लेंगे। फिर खैर एग्जाम्पल तो अपन बाद में देखेंगे, अभी वापस आऊं तो एडिशनल एम्प्लॉय समझ में आया कौन है? एडिशनल एम्प्लॉय यानी कोई भी जिसकी वजह से लास्ट ईयर के एम्प्लॉय में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये उसका मेन डेफिनेशन है। लास्ट ईयर जितने एम्प्लॉइज है उसके कंपैरिजन में इस साल बढ़ोतरी होनी चाहिए, उनका सैलरी 25,000 से कम होना चाहिए पर मंथ, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने उनका पेंशन कंट्रीब्यूशन भरा हो, फिर उन्होंने 240 दिन मिनिमम काम करना है या 150 डेज, कुछ इंडस्ट्रीज में अपैरल वगैरह में, फुटवेयर एंड लेदर, उसमें 150 डेज,
और अगर 150 डेज या 240 से कम काम किया है, लेकिन अगर वो अगले साल कंटिन्यू होते हैं तो अगले साल उनको एम्प्लॉय किया ऐसा मान करके अगले साल डिडक्शन दे देंगे। इस साल तो नहीं मिलेगा तो अगले साल मिल जाएगा। एंड दे शुड बी पार्टिसिपेटिंग इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये कंडीशन है उसके। अब उसके पहले मैं आ जाऊं, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है। तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% अपने को डिडक्शन मिलने वाला है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट? ठीक है, तो क्या लिखता है, मीन्स द टोटल एमोल्यूमेंट्स पेड और पेएबल, क्रेडिट भी हो सकता है, पेड और पेएबल टू एडिशनल एम्प्लॉइज। तो एडिशनल एम्प्लॉइज कौन, वो अपन ने देखा, तो उनको जो एमोल्यूमेंट्स पेएबल है, यानी जो सैलरी पेएबल है, दैट इज कॉल्ड एज एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होना चाहिए, लेकिन इसका वो एक्सेप्शन है कि 240 दिन से कम है तो उसको इस साल तो नहीं मानेंगे, लेकिन फिर अगले साल अगर वो 240 दिन से ज्यादा है तो अगले साल एम्प्लॉय किया ऐसा डीम कर लिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी निल। अब एग्जिस्टिंग बिजनेस का मतलब है कि जो काफी सालों से चल रहा है। अब देखो, दो तरह के अंडरटेकिंग्स इसमें आएंगे, एक तो न्यू, जिसने पहले साल एस्टैब्लिश हुआ। इफ अ बिजनेस इज एस्टैब्लिश इन द करंट ईयर, तो इस साल जितने भी एम्प्लॉय करेंगे, अगर वो 240 से ज्यादा है तो उसको न्यू एम्प्लॉयज मानेंगे। लेकिन अगर अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस है, 4-5 साल पुराना बिजनेस, तो उसमें भी तो अपन इस साल एम्प्लॉय कर सकते ना। तो उसमें क्या बोला है, देखो कि प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, यानी जो सालों पुराना बिजनेस है, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी निल, उसको निल मानेंगे, यानी कि नो डिडक्शन विल बी अलाउड। कहने का मतलब है नो डिडक्शन। निल मान लिया तो कॉस्ट को ही निल मान लिया, यानी कि नो डिडक्शन। कौन से केस में? इफ देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। ये तो एडिशनल एम्प्लॉय की डेफिनेशन में भी था ही ना ये पॉइंट कि इंक्रीज होना चाहिए। समझा है मैंने आपको कि 2000 पिछले साल के एंड में थे, तो इस साल एडिशनल किसको मानेंगे कि जो 2000 से ऊपर जाएंगे। तो मान लो कि लास्ट ईयर में, एंड ऑफ द लास्ट ईयर अपने 2000 थे और करंट ईयर में पहले अपन ने इसको कम कर दिए ग्राफ, और फिर थोड़ा सा बढ़ाए, फिर प्लेटो, फिर कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर ऐसे। तो ये जो बढ़ा रहे अपन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इनको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये 2000 से नीचे ही है सब, तो दे विल नॉट काउंट फॉर डिडक्शन। तो देयर शुड बी एन इंक्रीज। अगर ये 2000 है तो इस साल में इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज होगा तो उसको काउंट करेंगे। रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड, तो इंक्रीज होना चाहिए, पहला पॉइंट। तो अगर इंक्रीज नहीं है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। या मान लो कि 2000 से मैंने 50 लोगों को पहले निकाल दिया, फिर 200 लोगों को एम्प्लॉय किया, तो डिडक्शन कितने लोगों का मिलेगा? 150 लोगों का डिडक्शन मिलेगा, 50 का नहीं मिलेगा। तो 50 जो निकले और अपॉइंट हुए, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये जो 150 है एडिशनल, इनको एडिशनल मानेंगे, तो उसका डिडक्शन सिर्फ आपको देंगे। आए समझ में? सेकेंड, emoluments are paid otherwise than by account pay check or account pay bank draft or electronic clearing system to a bank account। यानी अगर आपने पेमेंट उनको कैश में दिया है, सैलरी पेड इन कैश विल नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। अगर आपने सैलरी कैश में दिया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा उसका। तो अपने को सैलरी कैसे देना है? अकाउंट पे चेक से देना है, या बैंक ड्राफ्ट से देना है अकाउंट पे, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम यानी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना है, तभी डिडक्शन मिलेगा। और प्रोविजो में लिखा है कि दैट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ अ न्यू बिजनेस, अगर अपना न्यू बिजनेस है, पहला ही साल है, तो पहले साल में आप कहोगे कि सर लास्ट ईयर में कितने थे? 0 थे, तो मैं इंक्रीज कैसे देखूंगा? इंक्रीज तो कुछ समझ में नहीं आता ना। हाँ, सब्सिक्वेंट ईयर है तो अपन इंक्रीज देखेंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर में क्या देखेंगे? तो इसलिए वहां लिखा है emoluments paid or payable to employees employed during that year shall be deemed to be additional employee cost।
अब यहां क्या लिखा है अच्छे से देखो, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दैट ईयर, यानी पहला साल है, तो पहले साल में अपन 240 डेज का रूल नहीं लगाएंगे। याद रखो, पहले साल में 240 डेज कंडीशन नॉट एप्लीकेबल। 240 या 150 जो भी है एप्लीकेबल नहीं है। पूरे साल में जितने भी एम्प्लॉयज एम्प्लॉय होंगे, चाहे मैं 1 अप्रैल को करूं या 31 मार्च को करूं, सब काउंट हो जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर में ऑल एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड विल काउंट एज एडिशनल एम्प्लॉयज, तो सबका मेरे को 30% डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि पहला साल है ना, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है। ऐसा थोड़ी है कि हम बिजनेस को अप्रैल में ही चालू करेंगे, ऐसा कोई लिखा है क्या, कोई कानून है क्या? वो वास्तु में लिखा है क्या कि नया बिजनेस को अप्रैल में ही चालू करना है? नहीं। अरे न्यू बिजनेस मैंने जनवरी में चालू किया तो, और 10 लाख एम्प्लॉय किए तो मेरे को तो एक भी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ 3 महीने ही काम करेंगे सब लोग, जनवरी फरवरी मार्च। 1 जनवरी को बिजनेस चालू हुआ, 10 लाख एम्प्लॉय किए, नो डिडक्शन। कितना नाइंसाफी होगा। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में ये 240 150 को काउंट मत करो, क्योंकि बिजनेस कब कमेंस हुआ इसका भी कोई अता पता नहीं रहेगा, वो तो कभी भी हो सकता है बिजनेस कमेंस। तो वहां 240 डेज का रूल एप्लीकेबल नहीं है। ऑल द एम्प्लॉयज हु आर एम्प्लॉयड इन दिस ईयर विद सैलरी ऑफ लेस देन 25,000 विल क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। सब क्वालिफाई हो जाएंगे, नो रिस्ट्रिक्शन, कितने भी दिन काम करे सब क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर अगले साल क्या है कि बिजनेस साल भर कंटिन्यू है, क्योंकि बिजनेस अब कंटिन्यूएशन में आ गया, तो फिर अगले साल वो 240 डेज का रूल लगेगा या 150, लेकिन पहले साल में नहीं लगेगा। पहले साल में जितने भी एम्प्लॉयज एम्प्लॉय होंगे सब क्वालिफाई हो जाएंगे। आए समझ में? पहले साल सब क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन वही 25,000 से कम सैलरी वाले और जिनका पीएफ कंट्रीब्यूशन हम भरते हैं, उनका अकाउंट भी है पीएफ में, और पेंशन भी हम भरते हैं, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो ऐसा ये सेक्शन है, और इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है, देखो। मिस्टर ए सॉरी, तो देखो एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैज कमेंस्ड बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर्स ऑन 1/4/18। अब इसमें थोड़ा सा चेंज आप कर दो, कमेंस बिजनेस ऑफ कंप्यूटर्स ऑन 1 मार्च 18 कर दो, यानी कमेंसमेंट जो है वो 17-18 में हुआ है। ओके, और अपने को डिडक्शन 18-19 का निकालना है, यानी अपना कौन सा ईयर है? सेकेंड ईयर है, सब्सिक्वेंट ईयर है। ओके, ही एम्प्लॉयड 350 न्यू एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19, यानी अपन सेकेंड ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर की नहीं करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर में फिर वो आंसर गलत आ जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अभी मैंने कहा ना, उसमें तो सारे एम्प्लॉयज ही काउंट करना है, तो ऐसा नहीं। तो ये सब्सिक्वेंट ईयर है, सेकेंड ईयर। 75 एम्प्लॉयज आर एम्प्लॉयड ऑन 1/4/18, अच्छी बात है। तो ये लोग है ना, तो मोर देन 240 डेज काम करेंगे, क्योंकि 1/4 से तो साल भर काम कर रहे हैं। रेगुलर है, 24,000 इनकी सैलरी है पर मंथ, वेरी गुड, 25 से कम है, क्वालिफाई हो गए। फिर 125 एम्प्लॉय है 1/5 को, तो 1/5 यानी कि ये भी 240 के ऊपर ही होता है, जैसे मैंने कहा ना, अप्रैल में जून जुलाई रफली पकड़ लेना। रेगुलर है 26,000 है, मर गए रे, पर पर्सन 26,000 है, तो ये क्वालिफाई नहीं होंगे, नो डिडक्शन, नो डिडक्शन फॉर दीज। इसका मिलेगा, सेकेंड का नहीं मिलेगा। थर्ड है 50, 1/8/18, 1/8/18 यानी कि अप्रैल में जून जुलाई, 1 अगस्त। अब ये सारा कटाकटी का मामला है, अपन काउंट करेंगे। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30, कैलकुलेटर पे रो, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, यानी 122 होते हैं। 365 में से 122 माइनस करो,
तो भी 243 होता है। इन्हें अपने को 3 दिन उधर के भी पकड़ने हैं, अगस्त के 3 दिन लेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फिर 240 तक आएगा। बल्कि 4 अगस्त, तो कट ऑफ पॉइंट जो है ना तो 4 अगस्त आएगा 240 डेज का। ऊपर में कहीं आप नोट करके लिख दो 4 अगस्त। तो 4 अगस्त कैसे देखो, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 एंड 4 डेज ऑफ अगस्त। अगर पकड़े अपन 4 डेज ऑफ अगस्त तो टोटल होता है 126 माइनस 365 इज 239, है ना। यानी 4 अगस्त को भी अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट दे दिया तो 4 अगस्त पकड़ो अगर तो 240 हो जाता है। तो 4 अगस्त टू 31 मार्च 240 डेज होता है। तो 4 अगस्त को भी अगर हमने एम्प्लॉयमेंट दे दिया, यानी 1 अप्रैल से लेके 4 अगस्त तक कभी भी एम्प्लॉयमेंट दिया, तो वो आदमी 240 डेज काम करने वाला है या उससे ज्यादा। तो ये 1 अगस्त है, चलेगा, 1 अगस्त विल डू, चलेगा। तो ये भी मोर देन 240 आएगा। वो कैजुअल है, रेगुलर है, इससे कोई मतलब नहीं है, दिस इज ऑफ नो यूज, ये कोई काम का नहीं है, आपको घुमाने के लिए दिया है। 17,000 है, चल जाएंगे पर पर्सन पर मंथ, बिल्कुल चलेंगे ये लोग। और आखिरी में 1 सितंबर वाले हैं लेस देन 240 डेज, तो ये क्वालिफाई नहीं होंगे, इस साल तो नहीं होंगे। 24,000 है, लेकिन ये लोग क्या है, अगले साल क्वालिफाई हो जाएंगे। ये 100 लोगों को अगले साल अपन मानेंगे न्यू एम्प्लॉइज, प्रोवाइडेड दे कंटिन्यू इन द नेक्स्ट ईयर। फिर लिखा है कि रेगुलर एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ओ हो, जो रेगुलर वाले हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वाइल द कैजुअल एम्प्लॉइज डू नॉट, मर गए। तो ये वाले कैजुअल थे, देखो ये 50 कैजुअल थे, ये लोग पीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, मर गए। तो ये टिक मार्क को कैंसिल करना पड़ेगा, नो डिडक्शन। क्यों? क्योंकि वो आरपीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं है, उनका अकाउंट नहीं है आरपीएफ में। Compute the deduction if any available for the assessment in 1920 if the profits and gains derived from the manufacturer is 75 lakhs and its total turnover is 2.5 crores, 2.16. So 2.16 यानी he is 44 EB, 44 EB में आता है तो उसको डिडक्शन देंगे। तो वही फिर नीचे दिया है देखो कि उसको डिडक्शन मिलेगा। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट विल बी ओनली फॉर 75 पीपल, सिर्फ ये 75 लोगों का मिलेगा। और इसलिए वहां लिखा है देखो 24,000 इंटू 12 इंटू 75, क्योंकि ये 1 अप्रैल से एम्प्लॉयड है ना, तो 12 महीने काम कर रहे हैं, तो 75 लोग 12 महीने 24,000 पर मंथ, टोटल 2 crore 16 lakhs। डिडक्शन विल बी 30% ऑफ दैट, 64,80,000। और वर्किंग नोट में वही दिया है एम्प्लॉइज, तो टोटल 350 है, लेकिन उसमें से ये सब क्वालिफाई नहीं होंगे 50। फिर रेगुलर वाले जो, क्योंकि उन्होंने वो मंथली इनकम उनका 25 से ज्यादा था, वो भी नहीं होंगे। और रेगुलर एम्प्लॉय जो 1 सितंबर के एम्प्लॉयड है, क्योंकि वो 240 से कम काम करेंगे, तो वो भी क्वालिफाई नहीं होंगे। और कैजुअल वाले, क्योंकि उनका पीएफ में अकाउंट नहीं है। सो देयरफॉर ओनली 75 एम्प्लॉइज विल क्वालिफाई। 18, 19 कर दो इसको, ऐसा है। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ATLA, कोई काम नहीं है इसका, इसको छोड़ देने का है। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट जो होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो SEZ में होते हैं, तो उसमें जो ब्रांचेस है बैंक्स के, उनको ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स कहते हैं। और उनकी जो इनकम आती है, ये बैंकिंग यूनिट्स जो ब्रांचेस है, उनकी जो इनकम आएंगी उसका डिडक्शन है। कितना डिडक्शन है तो वो नीचे दिया है देखो, 100% फॉर द फर्स्ट 5 years एंड देन 50% फॉर द नेक्स्ट 5 consecutive years। पहले 5 साल 100% डिडक्शन, अगले 5 साल 50%। तो उसको बस इतना पढ़ के छोड़ दो, बाकी कुछ मतलब नहीं है उसमें। फिर एक ATP करके है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक डिडक्शन है, ये अपन कोऑपरेटिव सोसाइटी के चैप्टर में पढ़ेंगे आगे चल के। और उसके बाद एक ATPA करके है, प्रोड्यूसर कंपनीज जो होती है, कंपनी लॉ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोड्यूसर कंपनीज होती है, तो वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह ही होती है,
मगर वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होती है तो उनको प्रोड्यूसर कंपनीज कहते हैं। जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है इन द प्रीवियस ईयर, उनको डिडक्शन है। प्रॉफिट्स गेन फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस, डिडक्शन इज 100%, और पीरियड ऑफ डिडक्शन उनको दिया है 19-20 से लेकर के 24-25 असेसमेंट ईयर, यानी 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 6 साल तक का डिडक्शन उनको अलाउ किया है। और एलिजिबल बिजनेस क्या है वो नीचे दिया है, तो वो देखो, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स, purchase of agricultural implements, seeds, livestock or other articles intended for agriculture for purpose of supplying them to members, यानी सामान खरीद के अपने members को provide करना, and processing of agricultural produce of its members, और member का भी definition है, shall have the meaning, ये कोई काम की नहीं है meaning, तो वो तो there is a phrase। तो बेसिकली ये 3 काम अगर वो करता है प्रोड्यूसर कंपनी, बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, या फिर इंप्लीमेंट्स वगैरह खरीद करके अपने मेंबर्स को सप्लाई करना, या फिर मेंबर्स के जो प्रोड्यूस है उसको प्रोसेस करके मार्केट में बेचना, तो उनको कंप्लीट डिडक्शन है फ्रॉम असेसमेंट के 1920 यानी प्रीवियस ईयर 18-19 से लेकर के प्रीवियस ईयर 23-24। गुड। और एक बीच में वो रहता है डबल डिडक्शन नॉट अलाउड, यानी अगर इस क्लॉज में आप डिडक्शन ले रहे हो तो फिर बाकी कोई सेक्शन में आप डिडक्शन नहीं ले सकते। दैट इज सिंपल। Where the assessee is entitled also to deduction under any other provisions of this chapter, deduction under this section shall be allowed with reference to income, if any, as referred to in this section, included in GTI as reduced by deductions under such other provisions of the चैप्टर। यानी अगर और भी कोई सेक्शन में आपको डिडक्शन अवेलेबल है और अगर उसमें आपने क्लेम कर लिया है, जैसे अपनी इनकम थी 10 लाख लेकिन बाकी सेक्शन में 2 लाख ले लिया है, तो फिर बचा हुआ 8 लाख ही है ना, तो इस सेक्शन में आपको 8 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा, फर्दर 10 लाख का नहीं मिलेगा कि 2 लाख वहां भी ले लिया और 10 लाख यहां भी ले लिया, ऐसा नहीं। दैट इज ऑब्वियस, नहीं लिखा रहता तो भी अपन ऐसे ही करते। दैट इज क्वाइट लॉजिकल पॉइंट। ऐसे इतने सेक्शंस हमने देखे इस लेक्चर में, और अगले लेक्चर में फिर कुछ स्पेशल सेक्शंस है, QQB एंड RRB है, रॉयल्टी से रिलेटेड है, वो अपन कंटिन्यू करेंगे।